नमस्कार, वेलकम टू नर्सिंग स्मार्ट। नर्सिंग स्मार्ट के यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है। आज के इस सेशन में हम देखेंगे कुछ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रीजनिंग एनालॉजी से लेकर के। तो चलिए बिना समय गवाए शुरू करते हैं रीजनिंग एनालॉजी का ये एक और सेशन। यहाँ क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन में लिखा है एडवर्सरी एनिमी। एडवर्सिटी फिर क्या आएगा? कहने का मतलब एडवर्सरी और एनिमी में जो रिलेशन है वो एडवर्सिटी और इसमें से किसका रिलेशन है? एडवर्सरी का मतलब क्या होता है? एडवर्सरी और एडवर्सिटी दोनों एक जैसे टर्म, हमें एक जैसी वोकैबुलरी नजर आती हैं, लेकिन एकदम विपरीत है, एकदम अलग है। एडवर्सरी का मतलब क्या होता है? अपोजिट, अपोनेंट। अपोनेंट यानी कि विरोधी। समझ रहे हो आप? विरोधी, उल्टा। समझ रहे हो आप? एडवर्सरी अपोनेंट की जगह पर एनिमी भी होता है। एडवर्सरी का मतलब क्या होता है? एनिमी भी होता है। फार्माकोलॉजी में हम एक टर्म और क्या पढ़ते हैं? एंटागोनिस्ट। समझ रहे हैं आप? एंटागोनिस्ट यानी कि विरोध में काम करने वाली चीज, उल्टी काम करने वाली चीज। तो ये इसके क्या है? एडवर्सरी के क्या है? मीनिंग है। मीनिंग का मतलब सिनोनिम्स है। एडवर्सरी का मतलब ही होता है एनिमी, ओपोनेंट, एंटागोनिस्ट एटसेट्रा। इसका मतलब क्या दिया गया? यहां पर सिनोनिम्स दिया गया है, तो हम एडवर्सिटी का भी सिनोनिम देखेंगे। एडवर्सिटी का मतलब क्या होता है? विपरीत परिस्थितियां। विपरीत परिस्थितियां का मतलब क्या होता है भाई? डिफिकल्ट सिचुएशन। समझ रहे हैं आप इस चीज को? डिफिकल्टी सबसे इंपॉर्टेंट तो ये हो जाता है, यही हो जाता है। एडवर्सिटी का मतलब आपके अनुसार चीजें नहीं है, आपके एडवर्स चीजें हैं, आपके विपरीत परिस्थितियां हैं। डिफिकल्टी, डिफिकल्ट सिचुएशन, डिस्ट्रेस की सिचुएशन। समझ पा रहे हैं आप इस चीज को भी? डिस्ट्रेस वाली सिचुएशन। एडवर्सिटी का एक मतलब आप और देख सकते हो क्या? मिसफॉर्चून, यानी कि भाई आपके हिसाब से चीजें नहीं चल रही हैं, आपके फॉर्चून के हिसाब से चीजें नहीं चल रही हैं, आपके हिसाब से चीजें नहीं चल रही हैं। इसका मतलब एडवर्सरी जिस हिसाब से एनिमी से रिलेटेड है, वैसे ही एडवर्सिटी जो है वो डिफिकल्टी से, डिस्ट्रेस से, मिसफॉर्चून से रिलेटेड है। और एडवर्सिटी का मतलब फ्रेंड कभी नहीं होता, डायनामिक कभी नहीं होता, लव कभी नहीं होता, डिफिकल्टी होता है। और सिनोनिम ही जानना चाहा है क्वेश्चन में यहां पर, तो ये इसका आंसर हो गया है। आप देखिए रीजनिंग का मतलब ही क्या है? कुछ लॉजिक एस्टैब्लिश करना है आपको। जिस तरीके से एडवर्सरी और एनिमी किस तरीके से रिलेटेड है, दोनों एक दूसरे के मीनिंग है या सिनोनिम से हैं, तो वैसे ही एडवर्सिटी का मीनिंग आपको ढूंढना है या उसका सिनोनिम ढूंढना है। तो एडवर्सिटी का सिनोनिम या मीनिंग आपको क्या मिल गया यहां पर? डिफिकल्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। AZBY CXDW से जिस तरीके से रिलेटेड है, वैसे ही EVFU किससे रिलेटेड है इनमें? तो सबसे पहले हम इन दोनों में हम रिलेशन देखेंगे। AZBY, AZBY को इन्होंने क्या लिखा है या किस तरीके का, किसके साथ में? CXDW में किस तरीके का रिलेशन है, आपको यही बिठाना है। आगे आ रहे हैं, पीछे आ रहे हैं, प्लस हो रहा है, माइनस हो रहा है, इस तरीके की चीजें आपको देखनी है। ए की जगह पर C आना, जेड की जगह पर एक्स आना, बी की जगह पर डी, वाई की जगह पर डब्ल्यू, ए की जगह पर सी कैसे आएगा जी? ए के बाद बी सी, यानी कि +2 हो रहा है। समझ रहे हो आप? +2 हो रहा है। जेड की जगह पर एक्स, इसका मतलब उल्टा चल रहा है, रिवर्स चल रहा है। एक्स वाई जेड, इसका मतलब -2 हो रहा है। ठीक है ना? वाई जे एक्स -2 हो रहा है। बी से आगे डी का मतलब सी डी +2 हो रहा है। ऑब्वियसली बात है, वाई के बाद में भी डब्ल्यू, वाई के साथ में जो डब्ल्यू है, इसका मतलब माइनस में आ रहा है। इसका मतलब ये भी आप देख लीजिएगा, जो हमने बताया, हमने बार बार बताया आपको एनालॉजी शुरू करने से पहले ही, आपको अल्फाबेट जो हैं वो फॉरवर्ड ऑर्डर और बैकवर्ड ऑर्डर में अच्छे से पता होने चाहिए, ताकि आपको इससे रिलेटेड क्वेश्चंस, और हम गारंटी के साथ में कह रहे हैं इस तरीके का एक क्वेश्चन 100% आएगा, 2 भले ही मिल जाएं आपको। DSSS रीजनिंग में इस तरीके का एक क्वेश्चन आपको निश्चित तौर पर मिलने वाला है। तो आपने क्या रिलेशन देखा, क्या रिदम चल रही है यहां पर? +2 -2 +2 -2 हो रहा है। तो ऐसे ही देखिएगा EVFU, तो सबसे पहले क्या हुआ भाई? +2। EFG +2 कर दीजिए, तो G। अब V का क्या करना है? -2 करना है, तो V से -2 में क्या आएगा? KLMNOPQRSTUV, यहां तक हमने लिख दिया भाई। अब देखिए V के पहले 2, तो U T आ गया -T,
-2। एफ के पहले, एफ के बाद में क्या करना भाई, +2 करना है। एफ का क्या करना है, +2, EFGH, एच करना भाई, FGH, एच कर दिया भाई। यू का क्या करना है, -2 कर देना है। यू का -2 कैसे होगा जी, एस हो जाएगा। मिलाइए ऑप्शंस में GTHS, GTHS। आप देखिएगा, अगर हमारा आंसर कहीं गलत हो तो हमें नोट करके बताइएगा, कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइएगा। ह्यूमन एरर हैं, गलतियां होना स्वाभाविक है, लेकिन इनमें जो रिलेशन है वो +2 -2 +2 -2, तो आपको EVFU वैसे लिखना है। और आप ये सोचोगे कि ये क्वेश्चन तो हमें आता है, नहीं, ऐसा नहीं चलेगा। इन क्वेश्चंस की आपको बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी और एक एक अल्फाबेट आपकी फिंगर टिप्स पे याद हो जाना चाहिए कि कौन सा अल्फाबेट किस नंबर पर आता है, फॉरवर्ड ऑर्डर और बैकवर्ड ऑर्डर में। एटलीस्ट बैकवर्ड ऑर्डर याद नहीं हो, कोई दिक्कत नहीं, फॉरवर्ड ऑर्डर तो आपको अच्छे से 26 के 26 लेटर्स आपको रट जाने चाहिए, दिमाग में बैठ जाने चाहिए कि के किस नंबर पर आ रहा है, एल किस नंबर पर आ रहा है, एम किस नंबर पर आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 63, 21, 27, यहां पर क्या आएगा। इन दोनों में रिलेशन देखिए, आपकी मैथ्स अच्छी हो जाएगी, आपका जीके अच्छा हो जाएगा, आपकी हिंदी अच्छी हो जाएगी, आपकी इंग्लिश अच्छी हो जाएगी, जनरल अवेयरनेस अच्छी हो जाएगी, चीजें देखते ही पता लग जाएगी। 21, 3, 63, इसका मतलब इधर से तो ये मल्टीप्लाई हो रहा है, या फिर 63 को आप 3 से डिवाइड कर दोगे तो क्या आ जा रहा है, 21 आ जा रहा है। ये इधर से पूछ रहा है, इसका मतलब आपको क्या करके लिखना है, डिवाइड करके लिखना है। किससे भाई, 3 से। जो यहां पर किया वो यहीं पर कर दीजिए। 27 को 3 से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा, 9 आएगा। SSC CGL और DSSB दोनों में आया हुआ क्वेश्चन है कि 63 और 21 में जो रिलेशन है वो 27 और किस में है। 63 और 21 में क्या रिलेशन है, 3 से डिवाइड कर दिया तो यहां पर 27 को भी आप डिवाइड कर दीजिए, 9 आ जाएगा। आंसर क्या आ जाएगा भाई, 9 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 9 और 24 में जो रिलेशन है वो यहां पर किस में और 6 में रिलेशन है। अब देखिए, जब चीजें उल्टी हो जाती है थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। ये क्वेश्चन भी SSC CGL आप देखोगे, आप सोचोगे कि भी SSC के क्वेश्चंस रिपीट होते हैं क्या। रीजनिंग में कोई सिलेबस नहीं होता कि SSC के स्टैंडर्ड का क्वेश्चन है या DSSB के लेवल का क्वेश्चन है। चीजें जब कंपटीशन ज्यादा हाई होने लग जाता है, ज्यादा टफ होने लग जाता है, तो क्वेश्चन जो है वो कंटेम्पररी इस तरीके से कॉम्पिटिटिव क्वेश्चंस हो जाते हैं। 9 और 24 का क्या रिलेशन लगता है आपको, 9, 3, 27, यानी कि मल्टीप्लाई किया 3 से, लेकिन फिर वापस आ गए, फिर क्या कर दिया, माइनस कर दिया। क्या ये यहां पर भी ऐसा ही हो रहा है क्या, इस नंबर को 3 से मल्टीप्लाई किया गया, फिर क्या कर दिया गया, माइनस कर दिया गया। इसका मतलब ये वाली जो नंबर अगर आपने x मान ली तो क्या करोगे, सबसे पहले उसको 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 3x कर दिया, फिर उसको -3 कर दोगे तब 6 आना चाहिए। ऐसा ही हुआ ना, इस नंबर को 3 से मल्टीप्लाई किया, फिर 3 माइनस किया तो 24 आया। तो हम ऐसा कर देते हैं, यहां पर ये x है, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, फिर 3 माइनस कर दिया तो 6 आ जाना चाहिए। 3x क्या हो गया जी, 9 हो गया। x की वैल्यू क्या आ गई, 3 आ गई। वापस चेक कर लीजिएगा, 3 को 3 से मल्टीप्लाई कीजिए, 9 आ गया। 9 को 3 माइनस कर दीजिए, कितना आ जाएगा जी, 6 आ जाएगा। इसका मतलब का आंसर करेक्ट है। ऑप्शन आंसर क्या आ गया भाई, 3 आ गया है। अब देखो चीजें उल्टी हो गई तो हमें x मानना ही पड़ा, क्योंकि हालांकि बिना x माने भी आप कर सकते हो कि यार कौन सी नंबर है जिसको आप 3 से मल्टीप्लाई करके फिर 3 माइनस करोगे तो उसका 6 आ जाएगा जी। ठीक है, x मान लिया, बहुत इजी हो गया आपके लिए चीजें, ताकि कंफ्यूजन में नहीं रहे चीजें। अब इसके आगे आप कुछ भी डिराइव कर लीजिए, कोई भी चीज कैसे भी इस क्वेश्चन को आप डिराइव करके कर सकते हैं। MAD को ZXA लिखा तो RUN को क्या लिखेंगे, MAD क्या लिख दिया भाई, JXA लिख दिया। क्वेश्चंस को आप पॉज कर करके भी अपने लेवल पे भी क्वेश्चन कर सकते हैं ताकि आपको समझ में आए, फिर फॉरवर्ड करके या फिर रन करके देख लीजिए कि भाई क्वेश्चन क्या हमने वही बताया, वही मेथड बताइए जो आपने अप्लाई की है, या क्वेश्चन का आंसर आपको मिल गया। M और J में क्या रिलेशन है, J जो है वो M के पहले आता है, KJKLMNOP इस तरीके से, राइट। तो M को क्या बना दिया भाई, M और J में क्या रिलेशन है, M और J में क्या रिलेशन है, 1 2 3 -3 का रिलेशन है। समझ जा रहे हैं आप यहां पर। A और X में क्या रिलेशन है भाई, A के बैकवर्ड चलिए भाई, बैकवर्ड चलिए लाइन, तो बैकवर्ड चलिए आप। एक के पहले कौन अक्षर, आपसे कोई पूछा जाए एक के पहले अल्फाबेट कौन सा आता है, रीजनिंग के हिसाब से जेड जो है वो एक के पहले आता है, ए जो है वो जेड के बाद में आता है। ये जेड, एक्स वाई जेड, समझ रहे हैं आप, 1 2 3, समझ गए आप चीज को। तो क्या आया भाई,
एक के बाद में x आ रहा है, इसका मतलब भी क्या हो रहा है, -3 हो रहा है जी, -3 हो रहा है। समझ जाइएगा इतने में, ये भी -3 ही हो रहा होगा। A B C D, हम आपको समझाना चाह रहे हैं कि चीजें कैसे बन रही हैं भाई। 1 2 3, इसका मतलब -3 ही हो रहा है। रिलेशन क्या बैठा आपको यहां पर कि -3 हो रहा है, सारे के सारे अल्फाबेट जो है वो -3 हो जा रहे हैं। तो वैसी बात है, रन भी क्या हो जाएगा भाई, रन यहां पर क्या हो जाएगा, R का -3 कर दीजिए, U का -3 कर दीजिए, N का -3 कर दीजिए, और हमें ऑप्शन में आंसर लिख करके बताइएगा, कमेंट बॉक्स में आंसर लिख करके बताइएगा कि रन का इनमें से कौन सा ऑप्शन जो है वो करेक्ट होगा। हमने आपको रिलेशन बता दिया, M को J कैसे लिखा गया, सेम रिलेशन लगेगा, -3 करके जाइएगा ताकि आपकी चीजें बनती चली जाएं। देखो मैथमेटिक्स में भी आपको चीजें स्क्वायर तब याद होंगी, मल्टीप्लिकेशन तभी याद होंगे, एग्जाम्स के हिसाब से नहीं आ रही। इस 12 को तो 11 से मल्टीप्लाई करने पर ये आता, बार बार हमने क्वेश्चन में पढ़ा है। तो आप एग्जाम के अंदर 12 को मल्टीप्लाई थोड़े ना करते बैठोगे। देखो टाइम बच गया जी आपको कि यार 12 को मल्टीप्लाई 11 से मल्टीप्लाई करने पर हर बार 132 ही आएगा भाई, अलग नहीं आने वाला। तो जब आप क्वेश्चंस करोगे तो ऐसे क्वेश्चन जो है कॉमन है, ऐसी चीजें 11 को 15 से मल्टीप्लाई करने पर क्या आता है, जब भी आप जब कहीं पर मल्टीप्लाई कर रहे होंगे तो आपका टाइम बचाएगा। इसलिए हम कहते हैं आपको बार बार कि मैथमेटिक्स की प्रैक्टिस कीजिए, रीजनिंग की प्रैक्टिस कीजिए, हिंदी की प्रैक्टिस कीजिए, इंग्लिश की प्रैक्टिस कीजिए, चीजें प्रैक्टिस करने से ही आपको आएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भाई, 63 का क्या बना दिया, 36 बना दिया, तो यहां पर क्या आएगा। अब 63 दिखते ही हमें एक तो क्या आता है भाई, 8 की पावर क्या आ जाती है भाई 2, 8 20 64, लेकिन -1 कर दिया और ये 6 की पावर 2 आ गई, ठीक है ना। ऐसा कोई रिलेशन यहां पर किसी में है क्या कि भाई किसी का स्क्वायर करके फिर उसमें से माइनस कर दें। देखिए इसके करीब 94 के करीब जो स्क्वायर किसका होता है भाई, या तो 9 9 81 होता है या फिर 10 10 100 होता है। तो -1 करने से नहीं बैठ रहा, ठीक है ना, ये तो पूरा पूरा स्क्वायर है, कोई दिक्कत नहीं है। यहां पर देखो ये भी माइनस के 6 का स्क्वायर करने और फिर क्या हो गया भाई, -1 तो हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, 35 आ गया। लेकिन फिर यहां पर ये किसी का पूरा स्क्वायर नहीं है, तो ये भी ऑप्शन नहीं हुआ। यहां पर इस मेथड से हमें इसका कोई भी ऑप्शन नजर नहीं आ रहा। सिंपली जब क्वेश्चन को देखेंगे तो किया क्या भाई, इसने नंबर्स को केवल इंटरचेंज कर दिया। 6 की जगह पर नेक्स्ट वाले नंबर कर दी, 3 कर दी, और 3 की जगह पर 6 कर दी, मतलब नंबर्स को रिवर्स कर दिया इन्होंने। तो ऐसा ही देखते हैं भाई, कोई हो रहा है क्या, 94 को 49, यस ऑप्शन करेक्ट नजर आ रहा है। ऐसा और भी कहीं हो रहा है क्या, 3554 53 आना चाहिए था, नहीं हो रहा। 4772 74 आना चाहिए था, नहीं हो रहा। 73 39 37 होना चाहिए था, ऑप्शन इनकरेक्ट है, ऑप्शन ए ही करेक्ट है। अब आप बोलोगे कि सर इसके अलावा भी कुछ हो सकता था क्या, कोई भी मेथड आप लगा करके देख लीजिएगा, नहीं आएगा भाई। इसका मतलब ये नंबर जो है वो रिवर्स ही हो रही हैं और कोई ऑप्शन नहीं है। एग्जाम्स में बहुत इजी क्वेश्चंस भी आ जाते हैं, आप लोगों को कंफ्यूज करने के लिए, आपका टाइम खराब करने के लिए। बार बार बोल रहे हैं एग्जामिनर आपके सिलेक्शन के लिए नहीं, आपको एलिमिनेट करने के लिए क्वेश्चन रखता है, ताकि मैं किन बच्चों को एलिमिनेट कर सकूं, ताकि जो टॉप मोस्ट जो बच्चे हैं वो हमारे पास में रह जाएं, टॉप मोस्ट कैंडिडेट्स हमारे पास में रह जाएं। तो इसीलिए कंफ्यूजिंग क्वेश्चन जो है वो एग्जामिनर जो रखता है एग्जाम के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भाई, XMAE को क्या लिख दिया, 16 लिख दिया है। 16 में जिस तरीके रिलेशन है वैसे VTNG का किसके साथ में रिलेशन है, XMAE। अब इनको देखिए 16 कैसे आ सकता है। आपका सबसे पहले ध्यान कहां पर जाना चाहिए, इनकी पोजिशनल वैल्यू पे जाना चाहिए कि x कितने नंबर पे आता है, m कितने नंबर पे आता है, a कितने नंबर पे आता है, e कितने नंबर पे आता है। x जो है 24 पे आता है, x y z टोटल 26 होते हैं भाई, y 25 पे, z जो है 26 पे है। ऐसे वैल्यू धीरे धीरे याद होती चले जाएंगी, आपको परमानेंट रट जाना चाहिए कि x 24 पे आता है। m कितने नंबर पे आता है, अंग्रेजी को 11वां अक्षर के है, पूछते थे बचपन में भाई अंग्रेजी का 11वां अक्षर क्या होता है, के बोल करके, इसे जो लोकल लैंग्वेज में बोलते थे, तो अंग्रेजी का 11वां अक्षर जो है वो के ही होता है भाई। तो 11 पे के है, KLM, इसका मतलब m जो है 13 नंबर पे आता है, a जो है 1 पे आता है, e जो है वो 5 पे आता है। ये तो चीजें इजी है, ABCDE, ठीक है। अब ये 16 बन रहे हैं क्या किसी भी तरीके से, ऐसे तो नहीं बनेंगे अगर इनको प्लस करेंगे तो। क्या इनके डिजिट्स को प्लस करने से बनते हैं क्या, 4 और 2 6 होते हैं भाई, 1 और 3 कितने होते हैं, 4 होते हैं, 1 है ही 5 है ही, 5 1 6 4 10 और 6 16। यस, इसका मतलब इसकी पोजिशनल वैल्यूज की डिजिट्स को प्लस कर दिया गया है, तब 16 बन रहा है। तो हमें कुछ नहीं करना भाई, v को भी
T को भी, N की पोजीशन, G की पोजीशन और उनकी डिजिट्स को आप प्लस कर देना, आपका आंसर आ जाएगा। कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन नंबर के साथ में लिख करके बताना कि इसका आंसर ये होगा। हिंट हमने बता दिया, X, M, A, E इनकी पोजिशनल वैल्यू से आंसर आ रहा है। इसका मतलब देखो 2 और 4 को फिर प्लस किया आपने, डिजिट्स को प्लस कर दिया, 1 और 3 को प्लस कर दिया, 1 और 5 को तो एक एक ही डिजिट हैं, सबको प्लस किया तो 16 आ गया। इसका मतलब VT and G का रिलेशन भी किसके साथ में होगा, उनकी पोजिशनल वैल्यूज को आप प्लस करोगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पैलियोंटोलॉजी का फोसिल्स के साथ में जो रिलेशन है वो ही फ्रीनोलॉजी का किसके साथ में रिलेशन है। पैलियोंटोलॉजी का रिलेशन किसके साथ में, फोसिल्स के साथ में। तो पैलियोंटोलॉजी का आपको मतलब पता होना चाहिए। लॉजी का मतलब कोई ना कोई साइंस है जिसके अंदर हम स्टडी करते हैं। ऑब्वियस सी बात है, इसके देखने से हमें पता लग गया फोसिल्स, यानी कि पैलियोंटोलॉजी के अंदर हम प्लांट एज वेल एज एनिमल फोसिल्स की स्टडी करते हैं, ठीक है। और इसकी स्टडी, प्लांट्स एंड एनिमल फोसिल्स के स्टडी को ही हम क्या कहते हैं, पैलियोंटोलॉजी बोलते हैं। तो फ्रीनोलॉजी किसको बोलते हैं, फ्रीनोलॉजी कोई एक्चुअल साइंस नहीं है, ये एक तरीके का, देखो हम चीजें आपको क्लियर करके बताएंगे हमेशा, ऐसे ही नहीं कि भैया इसका आंसर ये हो गया जी। सूडो साइंस है, लोग जैसा मानते थे पहले, आज की डेट में ऐसा नहीं माना जाता, हालांकि लगभग चीजें रिलेट होती हैं। पहले फ्रीनोलॉजी का मतलब क्या है, वो साइंस जिसमें बताते हैं जैसे सिर है अपना, जो स्कल है, खोपड़ी जो है अपनी, इसका जो शेप है, इसके जो पार्ट्स हैं वो किस साइज में है, किस मॉर्फोलॉजी में है, तो उसी के हिसाब से इसका IQ होगा, इसी के हिसाब से इसका कैरेक्टर होगा, इसी के हिसाब से इसकी फैकल्टीज होंगी। तो वो चीजें जो है जिस साइंस के अंदर स्टडी करते हैं उसको हम बोलते हैं फ्रीनोलॉजी। हालांकि एक तरीके का सूडो साइंस है। आप देखिएगा, समझते होंगे, क्रेनियल कैविटी के हिसाब से इंसान की आयु का पता, IQ का पता लगाया जाता था, मतलब आइडिया लगाया जाता था, वैसे ही ये एक तरीके की सूडो साइंस है। इसका मतलब इस सूडो साइंस के अंदर जो अपना स्कल है उसके बारे में, उसके पार्ट्स के बारे में, उसके डिफरेंट पार्ट्स के बारे में, कॉन्टूर्स के बारे में स्टडी करते हैं, जिससे ये पता लगाया जाए कि इसका कैरेक्टर क्या है, इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है और ये कितना इंटेलिजेंट है, IQ वगैरह बड़ी लंबी चौड़ी चीजें हैं। तो वो है क्या है, फ्रीनोलॉजी। और ये किससे रिलेटेड है भाई, स्कल से रिलेटेड है। आंसर करेक्ट होना चाहिए आपका भी। F का 216 के साथ में जो रिलेशन है वो L का किसके साथ में रिलेशन है। F कहां आता है भाई, A B C D E F को तो ऐसे ही याद हो जाना चाहिए। 6 का 216 के साथ में क्या रिलेशन है भाई। अगर आप मैथमेटिक्स क्लियरली पढ़ रहे हो, हमने बार बार बोला है 25-30 तक तो आपको स्क्वायर ध्यान होने चाहिए, 15 तक लगभग आपको क्यूब भी पता होने चाहिए। कुछ कुछ जो 10, 15, 20 ऐसे नंबर्स पे जो आती हैं वो उन नंबर्स पर आपको क्यूब्स भी पता होने चाहिए। तो 6 का अगर आपको किसी को क्यूब पता होगा तो तुरंत बच्चा पता लगा लेगा, कैंडिडेट पता लगा लेगा, एस्पिरेंट पता लगा लेगा कि यार 216 जो है वो 6 का क्यूब होता है। इसका मतलब ये इसकी पोजिशनल वैल्यू का क्या आ रहा है, क्यूब आ रहा है। तो ऐसे ही आपको क्या करना है, एग्जैक्ट क्यूब आ रहा है। देखिए 6 36, 36 को 6 से मल्टीप्लाई कीजिए, 3 और 216, ठीक है, 6 18 और 3 21। तो ऐसे ही L की पोजिशनल वैल्यू का क्यूब निकाल करके आपको आंसर मिलेगा। KL, L का मतलब क्या भाई, 12वें नंबर पर है। 12वें नंबर पर तो 12 का क्या होगा भाई, क्यूब होगा। 12 का क्यूब कैसे निकालेंगे, 144 स्क्वायर तो आपको पता ही है, 12 से वो डिवाइड मल्टीप्लाई कर दीजिए, 288 और 144 मल्टीप्लाई कीजिए भाई, कितना आता, प्लस कीजिए, कितना आता है भाई, 8 2 7 1, 1728 आता है जी, 1728 आता है। एक बार करेक्ट कर लेना, चेक कर लेना कि हमने सही लिखा है क्या। चीजें ऐसे ही देखो। और मैं एक चीज आपको बार बार बताते आ रहा हूं, जो बच्चा अभी से रीजनिंग पढ़ेगा, जो बच्चा अभी मैथमेटिक्स करेगा, उसको नर्सिंग में इतना ज्यादा बेनिफिट मिलने वाला है, DTPLSP में नहीं, नॉर्सेट आने वाली, नॉर्सेट या किसी भी एग्जाम में, क्योंकि रीजनिंग, मैथमेटिक्स वो दो चीजें हैं जो कि आपके ब्रेन को खोल करके रख देंगी, आपके ब्रेन को सोचने समझने की शक्ति देने वाली हैं, आपके ब्रेन को डेटा इंटरप्रिटेशन के लिए, डेटा को तुरंत का तुरंत इंटरप्रेट करने के लिए वो पावर देने वाली हैं चीजें कि आप तुरंत क्वेश्चन को देखते ही सोच लो कि हां जी क्वेश्चन यहां से बनेगा। ऐप को 216 से देखते हैं आपके दिमाग में तुरंत क्वेश्चन का आंसर आ जाना चाहिए कि यार यहां पर ये लिखा हुआ है, मान लीजिए ई लिखा हुआ आता तो मतलब 5 नंबर पे है जी, तो यहां पर क्या लिखा हुआ था भाई, 125 लिखा हुआ आता है। इसका मतलब आपको क्लियर कट पता है कि 5 का क्यूब जो है वो 125 होता है, तो ये भैया यहां पर जो लिखा हुआ उसका भी मुझे क्यूब ही निकालना है। तो ये चीजें जो हैं वो रीजनिंग आपको बहुत ज्यादा हेल्प करने वाली हैं।
हर एक सब्जेक्ट में। ग्रेड 25 नंबर का क्या आएगा जी? आप बोलोगे कि भैया अगर हम इस क्वेश्चन को डायरेक्टली बता दें तो आप बोलोगे सब आप पढ़ करके आए इसलिए आपने क्वेश्चन को कर दिया। कोई दिक्कत नहीं जी, हम जो बता रहे हैं उसी तरीके से हम आपको ये क्वेश्चन को बताते चले जाएंगे। जी कितने नंबर पे आता है, आर कितने नंबर पे आता है, ई कितने नंबर पे आता है, ए कितने नंबर पे आता है, टी कितने नंबर पे आता है। अगर आप इस क्वेश्चन को इस तरीके से करते हो तो ये क्वेश्चन का हमें 25 से कोई रिलेशन नहीं मिल पाएगा। आप देखिएगा सबसे पहले जी कितने नंबर पे आता है, एबीसीडी ई एफ जी 7 नंबर पे आता है। आर कितने नंबर पे आता है, 18 नंबर पे आता है। चेक कीजिएगा मैं सही बोल रहा हूं क्या। ई जो है 5 नंबर पे आता है, ए जो है 1 नंबर पे आता है, टी जो क्यू आर एस टी 20 नंबर पे आता है। ठीक है, अब आप इनको क्या करोगे, एक बार प्लस करके देख लेते हैं भाई। 25, 30, 31 और 51 आया, इससे तो कोई रिलेशन नहीं बैठ रहा जी। आधा करके +1 कर दिया, आधा किया और फिर उसमें क्या कर दिया भाई, +1 भी नहीं हो रहा, मतलब कुछ इस हिसाब से कोई रिलेशन नहीं बैठ रहा। कोई दिक्कत नहीं है। 7 + 9 कितना हो गया भाई, 16 + 5 कितना हो गया 21 और 1 कितना हो गया 22, 42। कोई रिलेशन नहीं बैठ रहा। तो हम क्या करें भाई, इस क्वेश्चन को कैसे निकालें? देखिए कितने लेटर्स हैं, कितने अल्फाबेट्स हैं, 5 अल्फाबेट्स हैं। आपका दिमाग हर तरफ चलना चाहिए तभी जाकर के क्वेश्चन हो पाएंगे। 5 का स्क्वायर जो है वो कितना होता है, 25 होता है। NUMBER 6 डिजिट्स हैं, 6 अल्फाबेट्स हैं सॉरी, तो 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा जी, 36 आएगा। क्योंकि किसी भी क्वेश्चन में आपका जो ध्यान है वो क्वेश्चन के साथ साथ में ऑप्शंस पर भी होना चाहिए कि 5 का रिलेशन, ग्रेड का रिलेशन जिस तरीके से 25 से है, मतलब 5 का स्क्वायर कर दिया तो नंबर का रिलेशन किससे होगा भाई, 6 अल्फाबेट्स आ रहे हैं तो किससे होगा भाई, 36 से होगा। बहुत इजी आंसर है, बहुत इजी क्वेश्चन है, लेकिन चीजें तभी पॉसिबल हैं जब आप चीजें क्लियर करते चले जाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हॉर्स हूफ। हूफ क्या होता है भाई, जो खुर होता है ना, समझते हो शायद। हॉर्स के खुर को कुछ अलग बोलते हैं हिंदी में ना, बताइएगा मुझे खोज करके कहीं से। हॉर्स के खुर को कुछ अलग, मतलब क्या हो गया भाई, जो पैर का जो एकदम से हार्ड पार्ट है उसी को हम क्या बोलते हैं, हूफ बोलते हैं, खुर बोलते हैं। तो वैसे ही इनमें से कौन सा रिलेशन में है जी, दोनों ही नहीं दिए इन्होंने। मैन फुट, मैन का जो फुट है वो क्या होता है, इक्विवेलेंट हो सकता है क्या, यस हो सकता है। होल्ड कीजिएगा, सोल आ जाएगा तो वो इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। कोई नहीं। डॉग ब्लैक, कोई रिलेशन नहीं है। कुत्ते और उसका कलर का, पैसे रूपी जी कोई रिलेशन नहीं है। पेन पेंसिल कोई रिलेशन नहीं है। इसका मतलब मैन और फुट में जो रिलेशन है वही हॉर्स एंड हुप में रिलेशन है। हॉर्स का जैसे हुप होता है वैसे ही मैन का क्या होता है भाई, फुट होता है। फुट लेग को नहीं बोलते, लेग अलग चीज होती है, लेग अलग चीज होती है भाई, और फुट अलग चीज होती है। फुट केवल जो ये पार्ट है आगे का जो पंजा है उसी को ही फुट बोलते हैं। सेलर, कंपास। अब देखिए सेलर क्या होता है, नाविक, नाव जो चलाता है वो कंपास का यूज करता है, पता है, डायरेक्शंस के लिए कंपास का यूज करता है। तो वैसे ही यहां पर आएगा, एक कोई कैडर दे रखा होगा, एक कोई प्रोफेशन दे रखा होगा और उसका कुछ ना कोई इंस्ट्रूमेंट दे रखा होगा। स्टूडेंट एग्जाम, स्टूडेंट तो एग्जाम देता है, उसका कोई भाई उससे कोई ऐसा कोई रिलेशन नहीं। डॉक्टर स्टेथोस्कोप जी, डॉक्टर स्टेथोस्कोप से पेशेंट को चेक करता है। जिस तरीके से सेलर अपनी डायरेक्शन पता लगाता है कंपास से, वैसे ही डॉक्टर जो स्टेथोस्कोप से पेशेंट की डिजीज का पता लगाता है, फाइंडिंग्स पता लगाता है। तो एक बार होल्ड कीजिएगा, पता नहीं इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट, पेन ऑफिसर जी नहीं, पेंटर आर्टिस्ट जी नहीं। अब देखिए सबसे पहले एक चीज और देखिए, आप अगर ये ऑफिसर पेन ये लिख देते हैं, हालांकि जरूरी नहीं था, एक क्वेश्चन सही था लेकिन ये पहले आना चाहिए। सेलर पहले लिखा, उसकी डिवाइस बाद में लिखी है, यही रिलेशन इधर बैठना चाहिए। डॉक्टर और स्टेथोस्कोप में करेक्ट है एकदम से। ऑफिसर पेन से लिखता है, कोई दिक्कत नहीं। अगर इधर से उल्टा होता तो एक बार हम सोच लेते इसके लिए। आर्टिस्ट, पेंटर, ठीक है ना, सोच लेते। हालांकि ये तो दोनों ही प्रोफेशन दे दिए। प्लम्बर और ब्रिग्स जी नहीं। इसका मतलब डॉक्टर जिस तरीके से सेलर जो है वो कंपास को काम में लेता है, वैसे ही डॉक्टर जो है स्टेथोस्कोप को काम में लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्रिएट, डिस्ट्रॉय। क्रिएट का मतलब क्या होता है भाई, उत्पन्न करना। डिस्ट्रॉय का मतलब होता है किसी चीज को डिस्ट्रॉय करना, नाश करना, खत्म करना। इसका मतलब एक दूसरे के क्या है जी, ये अपोजिट हो गए, एंटोनिम्स हो गए। इसका मतलब आपको नेक्स्ट पेयर भी क्या सर्च करना है, एंटोनिम्स का पेयर ही सर्च करना है। थिन, स्मॉल, पतला और छोटा, एक जैसे से मीनिंग है जी, आंसर करेक्ट है। लॉन्ग, शॉर्ट, एक चीज जो है लेंथ में ज्यादा है, एक चीज जो है छोटी लेंथ में कम है। इसका मतलब ऑप्शन करेक्ट नजर आता है, होल्ड कीजिए। दूसरे देखते हैं, फैट, ह्यूज, एक जैसे नजर आ रहे हैं, ऑप्शन इनकरेक्ट है। लॉन्ग, टॉप मोस्ट जी नहीं। इसका मतलब दोनों देखिए यहां पर क्या थे,
अपोजिट थे, तो यहां पर भी हमने अपोजिट ढूंढा, लॉन्ग एंड शॉर्ट। हम बार बार बता दे रहे हैं आपको, क्वेश्चंस को 1% भी हल्के में मत लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और प्रैक्टिस करोगे तभी जाकर के एग्जाम तक आप इन क्वेश्चंस को अच्छे से सीख पाओगे, अच्छे से कर पाओगे और अच्छा सा रिजल्ट दे पाओगे। बर्ड वर्म, अब बर्ड और वर्म्स में जो रिलेशन है वो इनमें से किसके साथ में रिलेशन है? बर्ड और वर्म का क्या रिलेशन हो सकता है जी? देखा आपने, बर्ड्स जो है वो वर्म्स को खा जाते हैं। बर्ड जो है, ये वाली जो चीज यहां पर लाई है, ये नेक्स्ट को क्या करता है? खा जाता है। तो पहला देखिए, हॉर्स का स्टेबल के साथ में क्या रिलेशन है? हॉर्स तो स्टेबल में रहते हैं, अस्तबल में रहते हैं, ऑप्शन इनकरेक्ट है। ट्रैप चीज, जी नहीं। लायन केव, लायन तो है वो भी केव के अंदर रहता है, जी नहीं। कैट माउस, बिल्ली जो है चूहे खा जाती है क्या? जी खा जाती है। इसका मतलब पहला जो दे रखा है वो दूसरे को खा जाता है, तो यहां पर पहला जो दे रखा है वो दूसरे को खा जाता है, कैट माउस। आंसर करेक्ट है। सेल्स साइटोलॉजी, साइटोलॉजी क्या है भाई? सेल्स की स्टडी जिसमें करते हैं वही साइंस जो है वो साइटोलॉजी है। इसका मतलब पहली कुछ चीज दे रखी है और उसकी जहां पर स्टडी करेंगे उसकी साइंस का नाम लिख रखा है। वर्म्स ऑर्निथोलॉजी, और वर्म्स की स्टडी किसके अंदर करते हैं भाई? वर्म्स की स्टडी इसमें करते हैं क्या? ऑर्निथोलॉजी में करते हैं क्या? जी नहीं। वर्म्स की स्टडी किसमें करते हैं? हेलमिन्थ्स होते हैं वर्म्स। इसका मतलब वर्म्स की स्टडी किसमें करते हैं? हेलमिन्थोलॉजी में करते हैं। करेक्ट है। ऑर्निथोलॉजी हमने ऑलरेडी आपको बताई है, कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइएगा हमें। ये आंसर तो नहीं है लेकिन स्टिल हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइएगा ताकि पता लगे कि आप पढ़ रहे हैं ऑर्निथोलॉजी में किसकी स्टडी करते हैं। जो हमने नहीं बताया हम यहां पर आपको साथ में डिस्कस कर ले रहे हैं। वर्म्स की स्टडी हेलमिन्थोलॉजी में करते हैं। इंसेक्ट्स की स्टडी एंटोमोलॉजी में करते हैं क्या? जी करते हैं, ऑलरेडी डिस्कस किया हमने। डिजीजेज की डिस्कस स्टडी किसमें करते हैं? साइंस के स्टूडेंट हो भाई, सबको पता है, पैथोलॉजी में करते हैं। फिजियोलॉजी में किसकी स्टडी करते हैं जी? पता है जी, बॉडी स्ट्रक्चर्स के फंक्शंस की स्टडी करते हैं। टिश्यूज की स्टडी किस में करते हैं जी? हिस्टोलॉजी में करते हैं, बता रखा हमने ऑलरेडी आपको। मॉर्फोलॉजी में किसकी स्टडी करते हैं जी? कि बॉडी ऑर्गन्स हो, चाहे बॉडी की कोई भी स्ट्रक्चर्स हो, उसकी शेप एंड साइज की जिसमें स्टडी करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? मॉर्फोलॉजी बोलते हैं। सेल्स की जिस तरीके से साइटोलॉजी में स्टडी करते हैं वैसे ही इंसेक्ट्स की किस में स्टडी करते हैं? एंटोमोलॉजी में स्टडी करते हैं। रैबिट एनिमल, क्या रिलेशन हुआ भाई? एक छोटा सा सामने से देखते हैं रिलेशन नजर आ रहा है। रेबिट एक एनिमल है, पहला नाम दे रखा है किसी एनिमल का और ये बड़ी कैटेगरी दे रखी है जूलॉजी की। रेबिट जो एक एनिमल है, वैसा ही रिलेशन किस पेयर में है जी? सन मून है क्या? जी नहीं, कतई नहीं। पेंटागन फिगर है क्या? पेंटागन क्या होता है भाई? आकृतियां होती है ना, ये पेंटागन है। 1 2 3 4 5 एंगल है। हेक्सागोन क्या होता है भाई? बेंजीन वाला। बेंजीन बनाई है भाई सबने 12वीं क्लास में, 12वीं में क्या 11वीं क्लास से केमिस्ट्री में बेंजीन बनाई होगी भाई। तो बेंजीन वाला फॉर्मूला की तरह से ये क्या हो गया? हेक्सागोन हो गया, ये पेंटागोन हो गया। फिगर है क्या? जी है। ऑप्शन को होल्ड कीजिएगा भाई एक बार। लायन जो है बर्ड है क्या? जी नहीं। एनिमल जो है काऊ है क्या? उल्टा कर देते तो ऑप्शन एक बार के लिए करेक्ट हो जाता, काऊ एनिमल है जी, लेकिन ये तो इनकरेक्ट हो गया जी। ये भी करेक्ट क्या हुआ? पेंटागन फिगर। ये क्यों लिखा है इसने यहां पर एनिमल काऊ? आपको केवल और केवल कंफ्यूज करने के लिए कि यहां से देखो ये तो एकदम से टेढ़ा सा दे दिया, जो चीजें हमारे से फेमिलियर नहीं है आप फटाक से आके इसको करेक्ट कर दोगे। जी नहीं, काऊ पहले लिखा होता, एनिमल बाद में लिखा होता तो ये ऑप्शन करेक्ट हो जाता, हालांकि इसकी जगह कुछ और देना पड़ता, लेकिन ये ऑप्शन करेक्ट नहीं है भाई। पेंटागन फिगर, पेंटागन क्या एक फिगर है। जिस तरीके से रेबिट एक एनिमल है वैसे ही पेंटागन एक तरीके का फिगर है, ज्योमेट्रिकल फिगर है। मेंडेसिटी, ऑनेस्टली। मेंडेसिटी का मतलब क्या होता है? ऑनेस्टली का मतलब क्या होता है? अब देखो यहां पर ये इंग्लिश कॉम्प्रीहेंशन का क्वेश्चन आ गया एक तरीके से, कहां पर? रीजनिंग के अंदर। मेंडेसिटी का मतलब क्या होता है भाई? झूठ बोलना, ठीक है ना, झूठ बोलना, डिसीट करना किसी को, यानी धोखा देना एक तरीके से ना, झूठ बोलना। फॉल्सहुड पे कोई चीज टिकी हो, फॉल्स या फॉल्सहुड यानी कोई चीज जो है झूठ पे टिकी हो, उसको हम बोलते हैं मेंडेसिटी। आपने देखो ये वोकैबुलरी आज पहली बार सुनी होगी मैक्सिमम बच्चों ने ना, या तो न्यूज़पेपर पढ़ते हैं कोई बच्चे इंग्लिश में कंटिन्यूअसली, तो ये चीजें पढ़ने को मिल जाती हैं। लेकिन यहां पर ऑनेस्टली या ऑनेस्टी, ये एकदम से आपको क्या नजर आ रहा है भाई? अपोजिट नजर आ रहा है। समझ में आ रही है चीजें? यानी कि कहां तो झूठ और कहां पर ऑनेस्टी, इसका मतलब अपोजिट चल रहा है। तो इनमें से भी कौन से एक दूसरे के अपोजिट है जी? ट्रूथ का अपोजिट ब्यूटी है क्या? कोई रिलेशन ही नहीं है भैया ट्रूथ और ब्यूटी में दूर दूर तक, जी नहीं। स्पोर्ट्समैनशिप और फोर्टिट्यूड, फोर्टिट्यूड क्या होता है भाई? स्पोर्ट्समैनशिप तो अब समझते हैं सभी बच्चे
कि भाई कोई जो अपोनेंट टीम का खिलाड़ी गिर गया, उसको भाई उठा रहे हैं, उसको पानी पिला रहे हैं, उसको देख रहे हैं, मतलब केयर कर रहे हैं। कई चीजें आती है स्पोर्ट्समैनशिप में। कोई खिलाड़ी गिर गया तो मतलब क्या हो गया भाई, तब रन आउट नहीं करना, कई चीजें आती है स्पोर्ट्समैनशिप में। लेकिन फोर्टिट्यूड का मतलब क्या है? फोर्टिट्यूड का मतलब होता है पेशेंस। ये दिमाग में रखिएगा। देखो अभी इंग्लिश की भी एक चीज आपको यहां पर मिल गई है। फोर्टिट्यूड का मतलब पेशेंस। पेशेंस ही नहीं, स्टेमिना को भी क्या बोलते हैं? फोर्टिट्यूड बोलते हैं। एंडुरेंस को भी क्या बोलते हैं भाई? फोर्टिट्यूड बोलते हैं, एंडुरेंस। या फिर ड्यूरेबल कोई चीज होती है, ड्यूरेबिलिटी जो होती है, उसको भी हम क्या बोलते हैं? फोर्टिट्यूड बोलते हैं। ये इसके सिनोनिम्स देख लीजिए आप। फोर्टिट्यूड का मतलब क्या? पेशेंस, स्टेमिना, एंडुरेंस, ड्यूरेबिलिटी। इसका स्पोर्ट्समैनशिप से दूर दूर तो कोई रिलेशन नहीं है भाई। ये भी ऑप्शन इनकरेक्ट हो गया। करेजियस, क्रेवन। करेजियस का मतलब क्या होता है? साहसी, जिसका साहस हो, ठीक है, जो साहसी हो। क्रेवन का मतलब क्या होता है भाई? क्रेवन का मतलब कोवार्ड, कायर। इसका मतलब देखो कहां साहसी और कहां कायर, एक दूसरे के अपोजिट हो गए क्या? जी हो गए। ऑप्शन करेक्ट प्रतीत होता है। टर्पिट्यूड एंड डेप्रिविटी दोनों एक दूसरे के क्या है? सिनोनिम्स हैं। टर्पिट्यूड एंड डेप्रिविटी का मतलब क्या होता है? टर्पिट्यूड और डिप्रिविटी का मतलब क्या होता है भाई? इमोरल बिहेवियर, इमोरल बिहेवियर या फिर करप्ट। तो दोनों का एक ही मीनिंग है, डिप्रिविटी और टर्पिट्यूड का। इसका मतलब ये तो क्या आ गए? सिनोनिम आ गए। हमें क्या ढूंढना था भाई? एंटोनिम ढूंढना था, अपोजिट ढूंढना था। तो अपोजिट हमें कहां मिला? करेजियस और क्रेवन में मिला। यही रीजन है कि आपको ये 2 3 4 चीजें, जो पार्ट 1 जो है आपका नर्सिंग को भी एकदम स्ट्रॉन्ग कैसे करेगा भाई? आपके सोचने समझने की शक्ति को बढ़ा देगा। क्वेश्चन जो है वो ऐसे ही खुलेंगे आगे चल करके। क्रम्ब ब्रेड, क्रम्ब किसको बोलते हैं? कई चीजें हम पहली बार सुनते हैं, लेकिन लाइफ टाइम के लिए आपके दिमाग में बैठ जानी चाहिए। ये सारे के सारे क्वेश्चंस अकेले DSSP के ही नहीं है, दोनों में आ रखे हैं। SSC CGL में भी आ रखे हैं और DSSP के भी किसी न किसी एग्जाम में आ रखे हैं। क्रम्ब ब्रेड के छोटे से टुकड़े को बोलते हैं भाई स्मॉल पीस ऑफ ब्रेड। स्मॉल पीस ऑफ ब्रेड को हम क्या बोलते हैं? क्रम्ब बोलते हैं। इसका मतलब यहां पर कोई छोटा टुकड़ा है, यहां पर उसका बड़ा पीस, ऐसा कुछ आना चाहिए। वाटर वेसल का क्या रिलेशन है? वेसल के अंदर वाटर हो सकता है, तो रिलेशन नहीं है। पाउडर फेस, फेस पर पाउडर लगा हो सकता है, कोई मतलब नहीं है। स्प्लिंटर एंड वुड, स्प्लिंटर का मतलब क्या होता है? खपच्ची, कोई लकड़ी की छोटी सी खपच्ची निकल जाए उसको हम क्या बोलते हैं? स्प्लिंटर बोलते हैं। इसका मतलब वुड के छोटे टुकड़े को हम स्प्लिंटर बोलते हैं। ऑप्शन को लॉक कीजिए एक बार के लिए। इंच, यूनिट, जी नहीं, इंच एक तरीके की यूनिट है, ऑप्शन करेक्ट नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ भाई? स्प्लिंटर जो है वो वुड का छोटा पीस है, छोटा टुकड़े को बोलते हैं। जैसे कि क्रम्ब जो ब्रेड को छोटे टुकड़े को बोलते हैं क्रम्ब, वैसे ही वुड के छोटे टुकड़े को बोलते हैं स्प्लिंटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नट्स बोल्ट। नट बोल्ट सबने सुने हैं कि भाई नट के ऊपर बोल्ट लगाया जाता है, ठीक है ना, नट के ऊपर बोल्ट कस देते हैं, नट बोल्ट। वैसे ही निट्टी ग्रिटी, निट्टी ग्रिटी का मतलब क्या है भाई? ये आपको चीजें सब पता होंगी तभी आप क्वेश्चंस को कर पाएंगे। निट्टी ग्रिटी का मतलब होता है कोई एसेंशियल चीज, जो कोई चीज किसी चीज का बेसिक होता है। एक तरीके से इंग्लिश में फ्रेजेज की तरह से हम इसको यूज करते हैं। निट्टी ग्रिटी एक साथ में यूज किया जाता है, कोई दो अलग अलग वर्ड नहीं है। निट्टी ग्रिटी जो है वो एक साथ में यूज किया जाने वाला फ्रेज है। निटी-ग्रिटी का मतलब एक और होता है भी किसी मैटर की, कोई मैटर हो गया उसकी डिटेल्स में जाना, उसके बेसिक्स में जाना, इसको बोलते हैं निटी-ग्रिटी। तो ये ऑप्शन करेक्ट नहीं है। बेयर फीट, यानी कि फीट में कुछ नहीं हो तो मतलब बेयर फीट हम बोलते हैं, दोनों एक साथ में यूज किया जाता है, नंगे पैर, ठीक है, तो ये भी ऑप्शन सही नहीं लग रहा। नेकेड क्लॉथ्स, यानी कि नेकेड कोई है तो क्लॉथ्स पहन लिया जाता है। नट के ऊपर बोल्ट लगाया जाता है, वैसे ही नेकेड के ऊपर कपड़े पहने जाते हैं, तो ऑप्शन को होल्ड कीजिएगा। हार्ड सॉफ्ट एक दूसरे के अपोजिट हो गए। इसका मतलब नट के ऊपर बोल्ट लगाए जाते हैं तो नेकेड को कपड़े पहनाए जाते हैं। ये ऑप्शन करेक्ट हो गया। कौन सा? ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बुक ऑथर, यानी कि बुक को कौन, लिखने वाले को क्या बोलते हैं? ऑथर बोलते हैं। तो वैसे ही रेन का फ्लड से कोई रिलेशन है क्या? रेन ज्यादा होती तो फ्लड आ जाती है, जी नहीं। लाइट स्विच, लाइट को स्विच से ऑन किया जाता है, जी नहीं। सिंफनी कंपोजर, सिंफनी क्या है भाई? म्यूजिक का पार्ट होता है, ठीक है ना, म्यूजिक का पार्ट है, तो उसको कंपोज, उसको बनाने वाला, सिंफनी बनाने वाला कौन? अभी कंपोजर है, तो ऑप्शन करेक्ट है। सॉन्ग, म्यूजिक नहीं, दोनों एक दूसरे से रिलेटेड है। सिंफनी को कंपोज करने वाला क्या होता है भाई? कंपोजर होता है। म्यूजिक को कंपोज करने वाला कंपोजर होता है। प्रियम्बल, कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन का प्रियम्बल है, एक प्रस्तावना लिखी हुई है। सबसे पहले हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है उसका प्रियम्बल है पहले पेज पर।
तो ऐसे ही वर्ड प्रीएम्बल से तो नहीं बना है, लेकिन पहले पेज पर प्रीएम्बल छपा हुआ है, वर्ड डिक्शनरी, पूरी डिक्शनरी के अंदर वर्ड्स हैं, तो नहीं जी। कंटेंट्स मैगजीन, मैगजीन पूरी मैगजीन के अंदर ही कंटेंट्स हैं। एक्सप्लेनेशन पोएट्री, जी नहीं, पोएट्री का हर जगह पर एक्सप्लेनेशन दिया हुआ। प्रीफेस बुक, किसी भी बुक को खोल के देखोगे तो सबसे पहले पेज पे क्या लिखा हुआ आता है भाई, प्रीफेस लिखा हुआ आता है। तो जिस तरीके से प्रीएम्बल कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड है, वैसे ही प्रीफेस जो है वो बुक से रिलेटेड है। ऑप्शन करेक्ट होना चाहिए। एक सेट दिया गया 6, 12, 18, बहुत ईजी है, लेकिन देखिए आप, ये तो मतलब छोटा सा टेबल है इसलिए आपको पता हो गई चीजें ना, तो 6 दूनी 12, 6 3 18, ठीक है, इसका मतलब 6 की टेबल दे रखी है। तो यहां पर भी हम क्या देखेंगे, टेबल देखेंगे, 4 दूनी 8, 4 3 12 आना चाहिए था, ऑप्शन गलत हो गया। 12 दूनी 24, 12 36, ऑप्शन करेक्ट है। और भी देख लेते हैं, कहीं हम गलत तो फॉर्मूला नहीं लगा रहे। 6 दूनी 12, 6 3 18, ये तो है ही नहीं। 30 दूनी 60, 60 और 30 90, तो ये भी ऑप्शन इनकरेक्ट हो गया। तो ऑप्शन क्या करेक्ट हो गया जी, ये हो गया। आपको जरूरी नहीं कि इतनी इजी चीज आएगी, हालांकि D2+ में आया हुआ क्वेश्चन है, SSC CGL शायद +2 में आया हुआ क्वेश्चन है ये तो इजी क्वेश्चन है, लेकिन आपको बड़े नंबर जब आ गए ना तो ऐसे ही आपको गच्चा दे जाएंगी चीजें, इसलिए आपको चीजें अच्छे से क्लियर होनी चाहिए। 7, 77, 140, 7 का 77 के साथ में और फिर 140 के साथ में क्या रिलेशन है जी। आप देखिए 7 को 77 कैसे बनाया, 11 से मल्टीप्लाई करके। 77 को 140 कैसे बनाया जी, 70 दूनी 140 होते हैं, लेकिन 77 तो कोई रिलेशन नहीं है। इसका मतलब 7 क्या होता है भाई, इसको कैसे 20 से मल्टीप्लाई करते हैं 7 को, तो क्या आ जाएगा जी, 140 आ जाएगा। एक जनरल सा फॉर्मूला ये दिमाग में बैठता है। देखते हैं ऑप्शंस में नजर आता है क्या जी। पहले वाला क्या है, 11 से मल्टीप्लाई है, 11 से मल्टीप्लाई है क्या, जी नहीं है। 11 से मल्टीप्लाई है क्या, जी नहीं है। 11 से मल्टीप्लाई है जी, ठीक है ना। आगे वाला क्या है भाई, 20 से मल्टीप्लाई है क्या, जी है, तो ये ऑप्शन करेक्ट हो गया। ये भी देखिए भाई 11 से मल्टीप्लाई है क्या, जी है भाई, और ये है क्या 20 से मल्टीप्लाइड है, जी नहीं, 30 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ऑप्शन करेक्ट है। देखते ही चीजें समझ में आ जानी चाहिए। सेट क्या दे रखा है, 31, 19, 41। अब ये क्वेश्चन को कैसे करना है, आप क्या सोचोगे भाई 31 को 19 बना दिया, 19 को क्या बना दिया, 41 बना दिया, ऐसा नहीं है। ये सेट दे रखा है, नंबर्स नहीं दे रखी, सीरीज नहीं दे रखी, हमने सेट दे रखा है। और सेट में आप क्या देखोगे, सीरीज की तरह से भी आप अगर देखना चाहो तो 31 को 19 बना दिया। कैसे बनाया भाई, सबसे पहले -12 कर दिया, फिर वापस 19 को 41 कैसे कर दिया भाई, 19 दूना 38 इंटू 2 करके +3। ऐसा तो कोई करेगा नहीं जी, ठीक है ना। नंबर्स को देखोगे, जब आप प्राइम नंबर्स पढ़ लोगे, हमने बता रखी है भाई प्राइम नंबर्स क्या होती हैं, हमने अरिथमेटिक्स में बता रखी है। प्राइम नंबर्स की डेफिनेशन एक ही चीज है, प्राइम नंबर्स बचपन से पढ़ी आप लोगों ने, जो नंबर केवल अपने आप से डिवाइड होती है, एक से तो होगी, जो नंबर केवल अपने आप से डिवाइड होती है, जिसका फैक्टर और कोई नहीं है, वो नंबर क्या है भाई, प्राइम नंबर है। तीनों की तीनों प्राइम नंबर है। 31 अपने अलावा किसी से डिवाइड नहीं होती, एक से तो होती है सारे नंबर। 19 किसी से डिवाइड नहीं होती अपने अलावा, 41 किसी से डिवाइड नहीं होती। तीन, ये जो सेट है वो प्राइम नंबर्स का सेट है। 27 प्राइम नंबर है क्या, जी नहीं, 3 से डिवाइड होता है, 9 से डिवाइड होता है, अब तो इसको देखना ही नहीं है आपको। 23 प्राइम नंबर है क्या, जी है। 33 नहीं है, 51 भी नहीं है, तो ऑप्शन इनकरेक्ट हो गया। 29 प्राइम नंबर है क्या, जी है। 17 प्राइम नंबर है, जी है। 37 प्राइम नंबर है, जी है, ऑप्शन करेक्ट हो गया। ऑप्शन ये देखिए 16 प्राइम नंबर, जी नहीं है, तो ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट हो गया। आपको चीजें यही देखनी होती हैं कि क्वेश्चन को देखने से आपको समझ में क्या आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, युआन, क्यात, लीरा। अब इनमें से कोई एक भी नाम आपने पढ़ा होगा तो चीजें समझ में आ जानी चाहिए, हालांकि पढ़ना सारी चीजें हैं। युआन का मतलब क्या है भाई, करेंसी है, और करेंसी कहां की है भाई, चाइनीज युआन लिखा आता है। इसका मतलब एक आधे कंट्री की और भी होगी। चाइनीज की, चाइना की करेंसी है युआन। तो भाई क्यात कहां की करेंसी है, चेक करिए कीजिएगा, म्यांमार की करेंसी है। हालांकि हमने बता दिया तो करेक्ट ही बताया भाई। क्यात जो है कहां की करेंसी है, म्यांमार की करेंसी है। लीरा कहां की करेंसी है भाई, टर्की की करेंसी है। कहां की करेंसी भाई, टर्की की। इसका मतलब तीनों की तीनों चीजें जो करेंसीज बता रखी है, हमने तो आपको बता दिया कि युआन चाइना की करेंसी है, क्यात जो म्यांमार की करेंसी है, लीरा जो टर्की की करेंसी है। तो इसका मतलब इनमें से हमें कोई ना कोई करेंसी ढूंढनी है। दिरहम, नॉर्थ इंडिया से नहीं, इंडिया के काफी लोग भाई यूए में रहते हैं, गल्फ में रहते हैं, तो पता होना चाहिए कि दिरहम जो है अपने गल्फ में किसी कंट्री की जो है करेंसी है। और कहां की करेंसी है भाई, यूएई की करेंसी है।
करेक्ट कीजिएगा, कहीं सऊदी अरेबिया की करेंसी तो नहीं है। लिख करके हमें बताइएगा कि सऊदी अरेबिया की जो है करेंसी जो है वो क्या है, हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइएगा कि दिरहम जो करेंसी है वो यूएई की है या सऊदी अरेबिया की करेंसी है। ये टर्की, मैड्रिड, मास, ये तो कोई रिलेशन नहीं है, दो तो कंट्री। नेक्स्ट ऑप्शन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, येलो ब्लू रेड। येलो ब्लू रेड, इन चीजों से आपको क्या समझ में आ रहा है? तुरंत का तुरंत रेनबो का दिमाग में आने जाना चाहिए, विबग्योर, ठीक है ना, ऐसे ही समझ में आ रहा है। और ऑप्शंस भी देख लीजिए, ब्लैक, ऑरेंज, व्हाइट, पेंट। यस, समझ में आ गया कि भैया रेनबो से रिलेटेड है, रेनबो के कलर्स हैं। येलो होता है क्या? जी होता है। ब्लू होता है क्या? जी होता है। रेड होता है क्या? जी होता है। इसका मतलब चौथा भी इनमें से कोई ना कोई रेनबो का कलर ढूंढना है। अगर दो कलर इनमें से मिल गया, इसका मतलब हमारा कॉन्सेप्ट गलत है। ब्लैक रेनबो के अंदर होता है क्या? जी नहीं होता। ऑरेंज होता है क्या? जी होता है, ऑरेंज। व्हाइट होता है? जी नहीं होता। पेंट होता है? जी नहीं होता। इसका मतलब सारे के सारे क्या हैं? रेनबो के कलर्स हैं, रेनबो के अंदर दिखने वाले कलर्स हैं। ऑप्शन भी आपको वहीं से ही ऑप्ट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 62 का 145 के साथ में जो रिलेशन है वो यहां पर कौन सा पेयर है? अब देखिएगा आप, 62 145, 62 को डबल करेंगे तो कितना आएगा भाई? 120 और 124 चला जाएगा, कोई प्लस 20 करने पड़ेंगे, कोई रिलेशन हमें नजर नहीं आ रहा। 62 हमेशा देखो, रीजनिंग में एक चीज और आपको दिमाग में रखनी है, नंबर्स आपके हमेशा ना किसी स्क्वायर के आसपास में घूम रही है, दिमाग में आ जाना चाहिए। और अगर जब आप स्ट्रोंग हो जाओगे, जब आपको चीजें पता लग जाएंगी, स्क्वायर अच्छे से याद हो जाएंगे, तो आपको डायरेक्टली दिमाग जाएगा कि 62 जो है 64 के पास आता है, मतलब -2 है। इसका मतलब 8 का स्क्वायर -2 है। क्लियर है? तो 145 कहां पर है भाई? 12 का स्क्वायर कितना होता है भाई? 144 होता है, और उसमें प्लस कर दिया आपने, ए कर दिया। पहली वाली नंबर जो है किसी का स्क्वायर है और -2 है, दूसरी वाली नंबर जो है वो स्क्वायर है लेकिन +1 है। इन दोनों में भी कोई रिलेशन है क्या? जी, पहली वाली नंबर से दूसरी वाली नंबर जो +4 में आ रही है। अब देखते हैं, पहली वाली नंबर क्या होनी चाहिए? स्क्वायर -2 होनी चाहिए। तो ये 9 का स्क्वायर -2 आ रही है, करेक्ट है क्या? जी, ये तो करेक्ट है। ये वाला जो वेरिएबल दे रखा है वो तो करेक्ट है। ये वाली जो नंबर दे रखी है वो करेक्ट है क्या? 168, 168 किसके पास है भाई? 169 किसका स्क्वायर होता है? 13 का स्क्वायर होता है। तो अब दूसरे वाला क्या लगना चाहिए था? 13 का स्क्वायर +1 यानी 170 आना चाहिए था, लेकिन उन्होंने क्या लिख दिया? 168 लिख दिया, -1 कर दिया। यहां पर ऑप्शन इनकरेक्ट हो गया। 119 226, 119 किसी स्क्वायर के नजदीक है क्या? जी है। किसके नजदीक है भाई? 121, 121 किसका स्क्वायर है भाई? 11 का स्क्वायर है, -2 करेक्ट है जी, जी करेक्ट है। 226 किसके आसपास का है जी? 225, 225 किसका स्क्वायर है भाई? 15 का स्क्वायर है, 15 का स्क्वायर। तो 11 इसका स्क्वायर -2 तो आ गया 119। अब 15 का स्क्वायर क्या करना है? प्लस करना है, 226। ऑप्शन आपको करेक्ट मिल गया है। ये भी देख लेना, 11 और 15 में क्या रिलेशन है जी? +4 में है, +4 में। इसका मतलब आपका आंसर ये सही है। और कुछ आंसर्स भी देखिएगा, ये 13 का स्क्वायर -2 तो हो गया। 291 के पास की जो है स्क्वायर नंबर जो है हमें भी नहीं पता, कोई है क्या? जी है, 289 है। कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइएगा 289 किसका स्क्वायर होती है, लेकिन वापस प्लस ही कर दिया है। 34 जो 36 का 6 का स्क्वायर है, -2 तो यहाँ पर हो गया, लेकिन 122 जो है ये देखिए यहाँ पर क्या होगा? 6 का स्क्वायर -2 सॉरी -2 करेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं। 111 का स्क्वायर और +1 आ गया, लेकिन ये देखिए इसके हिसाब से ही हुआ है, लेकिन यहाँ पर 6 और 11 में जो रिलेशन है वो कितना आ गया भाई? +5 का आ गया। हमें इनमें भी रिलेशन देखना था, +4 का आना चाहिए। करेक्ट है? चीज़ें आपको हर जगह पर देख के चलनी है। रीजनिंग स्ट्रॉन्ग तभी हो पाएगी जब आप बार बार प्रैक्टिस करेंगे। 866 का क्या रिलेशन है, जो कि यहाँ पर रिलेशन है? 8 का स्क्वायर कितना होता है भाई? 64 होता है, 64 होता है, +2 कर दिया तो 66 आ जाएगा। क्लियर है? तो ऐसे ही क्या भाई, 38 के आसपास में स्क्वायर वाले नंबर कौन सी है भाई? 36 है। 36 किसका स्क्वायर होता है भाई? 6 का स्क्वायर होता है, ठीक है ना। और 6 का स्क्वायर में +2 करोगे तो आएगा क्या? जी आएगा। इसका मतलब यहाँ पर क्या आएगा भाई? 6 आएगा। क्लियर है? 6 का स्क्वायर करके देखिए, 36 आ गया, +2 जोड़ दीजिए, कितना आ जाएगा? 38 आ जाएगा। क्लियर है? आंसर आपका 6 होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 64 8। इसका मतलब देखिए बड़ा इजी क्वेश्चन है। दूसरी नंबर जो है इसका स्क्वायर रूट है, 64 का स्क्वायर रूट क्या हो गया भाई? 8 आ गया। 289 किसका स्क्वायर रूट है? कमेंट बॉक्स में लिख करके हमें भी बता दीजिएगा। 85 और 42 का जो रिलेशन है वो 139 और किसका रिलेशन है? नंबर्स को देखते क्लियर कट पता लग रहा है कि 85 जो है
उसका डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 42.5 आएगा। दिक्कत हो गई, 42 चाहिए था हमें, तो कोई बात नहीं, एक बार आधा घटाया, एक बार आधे से, एक बार जो 1/2 से मल्टीप्लाई किया या 2 से डिवाइड किया और आधा घटा दिया, कुछ भी समझ लीजिए। तो 139 को भी 2 से एक बार डिवाइड कर दीजिए, कितना आएगा जी 6 और 9 दूनी 18 और 0.5 69.5 आएगा। 0.5 घटा दीजिए तो कितना आ जाएगा 69 आ जाएगा। आंसर आ रहा है क्या कहीं पर ऑप्शन में? जी हो रहा है, और इसके अलावा कोई ऑप्शन हो ही नहीं सकता क्वेश्चंस में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 23 और 72 का जो रिलेशन है वो 38 और किसका रिलेशन है? 23 और 72 का क्या रिलेशन है? क्लियर कट समझ में आ रहा है। 23 3 69, 23 3 69 और फिर 3 और जोड़ दीजिए, यानी पहले 3 से मल्टीप्लाई कीजिए, बाद में 3 जोड़ दीजिए। तो ऐसे ही 38 को 3 से मल्टीप्लाई कीजिए, 8 3 24, 2 और 9 3 3 9 और 2 11 प्लस 3 जोड़ दीजिए तो कितना आ जाएगा 117 आ जाएगा। ऑप्शन है क्या? जी है, करेक्ट आंसर है जी आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 13 156 का जो रिलेशन है वो 17 और किसका रिलेशन है? 13 का स्क्वायर पे जाइए, 13 का जो स्क्वायर कितना होता है 169 होता है इसमें से, लेकिन अभी आया नहीं तो -13 कर दीजिए, कितना आता है 156 आता है। यानी कि इसका स्क्वायर करके सेम नंबर वापस डिवाइड करनी, माइनस करनी है, यानी कि 13 का स्क्वायर किया और उतना ही वापस माइनस कर दिया, कितना 13। तो 17 का स्क्वायर कीजिए और कितना आएगा भाई 289 होता है क्या, और 17 माइनस कर देना तो कितना आएगा जी 272 आ जाएगा। ऑप्शन है क्या? जी है। आप चीजें सीखते चले जाओगे, चीजें ज्यादा से ज्यादा सीखते चले जाओगे, ऑब्वियस सी बात है। यह क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है भाई, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 25 625 बना तो 35 क्या बन जाएगा? 25 का स्क्वायर जो है वो 625 होता है, तो 35 का स्क्वायर कितना होगा जी, यही देखेंगे हम सबसे पहले। 35 का स्क्वायर तो कोई याद रखेगा नहीं आप में से, ऑब्वियस सी बात है, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 55 25 2 5 15 और 2 17, 5 3 15 1 और ये जी 5 2 2 1225 सही लिखा होगा शायद, देखिएगा आप इसको। 1225 यहाँ पर कहीं भी नहीं है, 1205 दिख रहा है, इसका मतलब एक बार वापस करेक्ट कर देख लिया। 55 25 2 5 15 2 17 5 15 और 105 सही लिखा है जी हमने। 1225 ऑप्शन ही नहीं है कहीं पर भी, क्या करें? कुछ नहीं, देखो 25 25 6 लगा दिए यहाँ पर, 35 6 लगा दीजिए। ऑप्शन है क्या? जी है, ऑप्शन करेक्ट है। यही रीजनिंग है भाई, यही रीजनिंग है, गच्चा देने वाली रीजनिंग है। 354 को 351 बना दिया, -3 कर दिया, तो -3 करके देखिए 475 है क्या? जी है, ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, किंग थ्रोन राइडर। किंग थ्रोन, थ्रोन का मतलब क्या होता है भाई? सिंहासन। किंग जो है सिंहासन पे बैठता है, तो राइडर जो है वो कहां पर बैठता है भाई? चेयर पे बैठता है क्या? जी नहीं, चेयर पे बैठ के कौन राइड करता है? हॉर्स पे बैठता है क्या? हॉर्स पे बैठता है, होल्ड कीजिएगा एक बार। सीट पर बैठता है क्या? राइडर जो है वो सीट पर भी बैठता है जी, ठीक है ना। सेडल, ये परफेक्ट है भाई। थ्रोन जो इस तरीके से बना होता है, वैसे ही सेडल जो है वो हॉर्स के ऊपर जो लगी होती है ना, सीट जो लगी होती है उसको सेडल बोलते हैं। तो राइडर जो है, हॉर्स राइडर जो है वो इसके ऊपर बैठता है। आप इनमें से देखो, तीनों में कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है ना। ये जो सीट है एक तरीके की ना, किंग की सीट क्या होती है? थ्रोन होती है। तो राइडर की सीट क्या होती है? सेडल होती है। इसका मतलब ये है क्वेश्चन का। क्लियर है? कॉइन्स मिंट, कॉइन्स जो है मिंट में बनते हैं, मिंट में छपते हैं, ठीक है ना, मिंट में डाले जाते हैं। तो ब्रिक्स कहां बनती है? बिंक्स भी किल्न में बनती है, ठीक है ना, किल्न इसमें बनती है। फर्नेस है एक तरीके की, किल्न के अंदर बनती है। रिवर की स्ट्रीम होती है, तो ओशन का क्या होता है? रिवर के अंदर जो धारा प्रवाह होता है उसको हम बोलते हैं स्ट्रीम। तो ओशन के अंदर क्या होती है? महासागरीय धाराओं को हम क्या बोलते हैं? करंट बोलते हैं भाई अंग्रेजी में, ठीक है ना, ओशन करंट्स, ठीक है ना, महासागरीय धाराएं। प्रिडिक्शन, फ्यूचर, प्रिडिक्शन किसका लगाया था? फ्यूचर का। तो रिग्रेट किसके लिए किया जाता है? अभी पास्ट के लिए रिग्रेट किया जाता है कि पिछले एग्जाम में पढ़ाई नहीं करी, तो रिग्रेट ही होगा ना, ऑब्वियस सी बात है, रिग्रेट होगा भाई, पढ़ाई नहीं करोगे तो। हांगकांग कहां पर है? अभी चाइना में। तो वेटिकन कहां पर है भाई? रोम के अंदर। क्लियर कर देना एक बार कमेंट बॉक्स में, मैं भी बता देना जी। ऑक्सीजन बर्न, ऑक्सीजन की उपस्थिति में आग जलती है क्या? जी जलती है। तो कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति में क्या होता है भाई? आइसोलेट, जी नहीं। फोम, जी नहीं। एक्सटिंग्विशेज, यस, आग बुझाने के काम में आती है, क्लियर सी है। एक्सप्लोड, एक्सप्लोड कार्बन डाइऑक्साइड की कंडीशन में हो ही नहीं सकता, एक्सप्लोड ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हो सकता है। कार्बन डाइऑक्साइड तो आग बुझाने के काम में आती है, एक्सटिंग्विशर में काम में आती है। सितार, गिटार, तानपुरा, सितार, गिटार, तानपुरा, सारे के सारे वो स्ट्रिंग वाले इंस्ट्रूमेंट्स हैं, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं। तो और भी स्ट्रिंग वाले म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स में कौन सा आता है? वायलिन आता है क्या? हमें भी बताइएगा भाई एक बार क्लियर करके। हाइव, बी जो है, ये जो है इसका घर है,
तो आयरी जो है किसका घर है? आयरी जो है वो ईगल का घर होता है। ईगल कहां रहती है भाई? आयरी के अंदर रहती है। आगे के क्वेश्चन हमने बड़े फास्ट बता दिए क्योंकि बहुत लेंदी हो गई है क्लास, और आई होप ऐसा भी नहीं है कि आप लोगों को समझ में नहीं आई होंगी चीजें। हम अभी भी बता रहे हैं DSSS के लिए अगर आप हमारी इतनी क्लासेज भी कर लोगे, इतनी का मतलब अभी तक जो कराई वही नहीं, जो DSSS के एग्जाम तक होने वाली क्लासेज हैं उतनी भी कर लोगे तो आने वाले समय में आप समझ लीजिएगा कि बहुत कुछ कर लोगे। 70 से 75 नंबर हम बार बार बोल रहे हैं। और नेक्स्ट एक हम 3-4 मिनट का व्लॉग लेकर के आने वाले जिसमें हम बताएंगे कि क्या डेवलपमेंट्स हुई हैं रिसेंट में, क्योंकि जब चीज़ें बाहर आ जाती हैं तो हम आराम से बता सकते हैं रिसेंट डेवलपमेंट्स दिल्ली गवर्नमेंट में क्या हुई हैं नर्सिंग ऑफिसर के कैडर को लेकर के, नर्सिंग कैडर को लेकर के, उससे हम आपको अवगत कराएंगे बहुत जल्दी ही। देखते रहिए हमारी क्लासेज को और फीडबैक दीजिएगा अपना कमेंट बॉक्स में लिख करके, कहाँ सुधार कर सकते हैं, क्या ऐड कर सकते हैं, सब कुछ हमें आप कमेंट बॉक्स में लिख करके बता सकते हैं। हमारे से पर्सनली भी कांटेक्ट कर सकते हैं। आज के इस सेशन में इतना ही, मिलते हैं वेरी नेक्स्ट अपडेट के साथ। थैंक यू।